यूपीएससी पेपर में एक मेजर रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट पॉलिटी। हर साल प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हमेशा पीक पे होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज से हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा यूपीएससी के ट्रेंड को देख लीजिए पॉलिटी को लेके। इसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू करेंगे। ये जरा पहले आप ट्रेंड को समझिए। देखिए 2014 से 2023 तक दिया हुआ है पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सॉरी कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, नियर अबाउट 10 से 15, मतलब कि ओवरऑल 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस हर साल पूछ ही लेता है। ठीक है, इसीलिए पॉलिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन के लिए, एज वेल एज मेंस में तो GS2 पॉलिटी है ही। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कहाँ से शुरू होती है, हमारा संविधान मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और कब से बना। देखो, किसी भी चीज़ का निर्माण अचानक से या तुरंत नहीं हो जाता। हर चीज़ के निर्माण में कुछ वक्त लगता है। उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तैयार होने में वक्त लगा, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बन के आया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह किस किस फेज से होके आज का संविधान तैयार हुआ। तो हमारा पहला लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब से शुरू हुआ, जब से ब्रिटिशर्स का भारत में एंट्री एज अ ट्रेडर, मतलब कि 1608 से। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया, जिसमें कंपनी को भारत में ट्रेड करने का पूरा अधिकार मिल गया। अब तो कंपनी को अधिकार मिल ही चुका था ट्रेड करने का, जिसका कंपनी ने तो पूरा फ़ायदा उठाया ही साथ ब्रिटेन क्राउन ने भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। वीडियो में आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राउन ने इसका कैसा फ़ायदा उठाया। ठीक है, पहले तो कुछ साल कंपनी ने ट्रेड किया भारत में, फिर धीरे धीरे करके भारत में रूल करने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसको बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। उसमें मुगल्स को पूरी तरह हरा के कंपनी क्या की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस, अपने अंडर कर लिया। ठीक है, यहाँ से कंपनी का कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर शुरू हुआ। ठीक, 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद 1858 में ब्रिटेन सरकार ने सारा पावर और रूल भारत का अपने हाथ में ले लिया। यहाँ से कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया। ठीक, और यहाँ से शुरू होता है क्राउन रूल। अभी मैंने पीछे बताया ना कि क्राउन ने भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। यहाँ से क्या शुरू होता है, क्राउन रूल, जो कि कब तक चला, 15 अगस्त 1947, मतलब कि भारत को जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया। जब भारत को आज़ादी मिल गई तब क्राउन रूल खत्म कर दिया गया। तब सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि भारत को एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत सामने आई। ठीक, जिससे भारत को सही और एक प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर किया जा सके। तो उसके बाद अब हुआ क्या, संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली का गठन किया गया 1946 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हो गया। ठीक, भारतीय संविधान में कुछ फीचर्स, कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ब्रिटिश रूल से लिए गए हैं। इसके पीछे का भी रीज़न था। देखो, भारत के लोग काफ़ी सालों से ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे, तो वो लोग ब्रिटिशर्स के रूल से भली भांति अच्छे से परिचित थे। मतलब कि ब्रिटेन का जो रूल था उससे फेमिलियर थे, तो वो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो सोचे और उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि मतलब बहुत सारे फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश रूल से लिया गया। ठीक, ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क ब्रिटिश इंडिया को रूल करने के लिए लाए गए। ठीक, जिसका इन्फ्लुएंस हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके इन इवेंट्स और रूल्स को देखते हैं, इनके सेलियंट फीचर्स को समझते हैं और देखते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे देखने को मिला। ठीक, सबसे पहले इन लीगल फ्रेमवर्क्स को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आता है कंपनी रूल और एक होता है क्राउन रूल। ठीक, देखो, कंपनी रूल 1773 से 1858, जहाँ पे क्राउन रूल 1858 से 1947 से हमने पीछे देखा है। देखो, कंपनी रूल में क्या था, कंपनी इंडिया में रूल करती थी और क्राउन रूल में क्राउन डायरेक्टली इंडिया में रूल करता था। ठीक, अब पहले हम देखते हैं कंपनी रूल के अंडर में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आए हैं। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट
1781 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट दिया हुआ है 20-20 साल के गैप पे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स को देखते हैं। कंपनी रूल का पहला एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। इससे ब्रिटेन गवर्नमेंट कंपनी पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब कैसे किया आइए देखते हैं। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टोरेट्स का गठन किया। ठीक है, जिसका काम क्या था? भारत में जो भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे उस पर रिपोर्ट्स बनाना और ब्रिटेन गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना। ठीक है, यह कंपनी के गवर्निंग बॉडी की तरह हो गया। ठीक है, कंपनी को गवर्न करने लगा। मतलब कि इनक्रक्स क्या हुआ, यह जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को गवर्न करने के लिए लाए गए थे। ठीक, इससे ब्रिटेन गवर्नमेंट का कंपनी पे कंट्रोल शुरू हो गया, क्योंकि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा लाए गए थे। ठीक है, देखो इससे फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, कंपनी का जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था उसको रिकॉग्नाइज किया गया। कैसे? अभी तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई इनको असिस्ट करने के लिए। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने? लॉर्ड वेरन हास्टिंग, ये याद रखिएगा। ये पहले कौन बने? लॉर्ड वेरन हास्टिंग। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इस एक्ट में इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ। अब कैसे? देखो अभी तक क्या था, जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, सबका अपना अपना गवर्नर था और सब अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज को देखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया तो बाकी जो दोनों प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, उनके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। ठीक है, सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ठीक, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ 1774 में। ये ध्यान दीजिएगा, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है 1774 में, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज भी थे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हुआ, ये जो है प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया, पूरा बैन कर दिया गया। और ब्राइब मतलब कि जो रिश्वत वगैरह लेना होता था वो भी प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये सारे काम किए गए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको रिमूव करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट ने क्या किया? अमेंडिंग एक्ट 1781 को पास किया, जिस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सारे प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स को सेटल किया। ठीक, मतलब कि सॉल्व किया। ठीक है, इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। सेटलमेंट, सेटलमेंट। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था उसके कुछ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में मात्र सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें इसके ज्यूरिसडिक्शन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो इस एक्ट में कुछ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया। ठीक, आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या बताया गया। ये देखो, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ऑफिशियल कैपेसिटी में जब रहेंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए जो एक्ट करते हैं वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उन एक्ट्स को नहीं देखेगी, उन पे कोई भी डिसीजन वगैरह नहीं लेगी। ठीक, अब जो भी रेवेन्यू मैटर्स वगैरह होंगे, देखो जो भी रेवेन्यू मैटर्स होंगे या रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजंस वगैरह नहीं ले सकती है। ठीक है, ये देखो ये एक मेन पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल इनहेबिटेड ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता तक सीमित किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया? इस एक्ट में क्या कहा गया? जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील आएगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तो पूरा पावर है। ठीक है, बट ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं था। क्या कहा गया? जो भी अपील आएगा प्रोविंशियल कोर्ट का वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, आई होप अब आप लोगों को ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारा क्या है?
पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के कुछ फीचर्स को देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन, कंपनी का जो भी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन था दोनों को अलग किया गया। अब देखो, इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग किया गया था, इसमें पॉलिटिकल कॉमर्शियल फंक्शन अलग किया गया, ठीक। अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन अलग अलग हुआ कैसे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में बने थे वो कंपनी का कॉमर्शियल अफेयर्स देखने लगे और एक नए बॉडी का गठन किया गया जो कि क्या कहलाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनका क्या काम था, ये कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करने लगे, ठीक है। तो देखो अब दो बॉडी हो गई ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी की तरफ से था, जहाँ की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से था। इसका मतलब कि इस एक्ट से डबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कंपनी का भी और ब्रिटेन गवर्नमेंट का भी हुआ ना। तो इसीलिए ये क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है। देखो गाइस, ये एक्ट दो रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इस एक्ट में पहली बारी कंपनी का जो टेरिटरी था, जो भारत में जो भी कंपनी का टेरिटरी था उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के रेवेन्यू और कॉमर्शियल अफेयर्स पे पूरा कंट्रोल हो गया, कैसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, जिसमें पहली बारी कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन नाम से इंडिकेट किया गया था, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। ये छोटा सा एक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये देखते हैं इसमें क्या क्या था। 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जब गवर्नर जनरल का हम वीडियो बनाएंगे, गवर्नर जनरल का पर्टिकुलर जो सीक्वेंस वाला है वो वीडियोज़ हम लेकर के आएंगे, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि किस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ डिमांड की। पहले डिमांड्स को हम देखते हैं। पहला डिमांड था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था ना, उस काउंसिल को ओवरराइड करेगा कौन, गवर्नर जनरल। जो उनकी काउंसिल थी उसका ओवरराइड का पावर किसके पास होगा, गवर्नर जनरल का। पहला डिमांड तो इनका ये था, ठीक है। दूसरा डिमांड क्या था, ये देखते हैं। दूसरा डिमांड क्या था, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट दिया जाए, ठीक है। कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट किसको दिया जाए, गवर्नर जनरल को। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोनों डिमांडों को एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंगली एक्ट ऑफ 1786 पास किया, जिसमें ब्रिटेन सरकार द्वारा ये दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इस एक्ट में इतना ही था, काफ़ी छोटा पॉइंट था, पहले ही मैंने बताया, बट इंपॉर्टेंट था, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्ट, सबसे पहले आप ये देखिए। अब नेक्स्ट हमारा 4 चार्टर्स आएगा। चार्टर्स को कैसे याद करेंगे, 1793 में शुरू हुआ था, 20-20 साल का टाइम एक्सटेंशन मिलता गया, ठीक है। 4 चार्टर है, ठीक। बट जो लास्ट वाला चार्टर था उसमें कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। इसी रीज़न की वजह से 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और क्राउन रूल को ले आया गया, ठीक। तो उसके याद करने का ट्रिक समझ में आया, 1793 से शुरू होगा प्लस 2020 ईयर्स हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। लेकिन 1853 के बाद चार्टर्स में ब्रिटेन सरकार ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया था, याद रखिएगा, ठीक। इस चार्टर में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप इंडिया में रहिए, जब तक काम करना है करिए, बट एक कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं बताया था कि 20 साल या 10 साल। जब भी गवर्नमेंट को लगता कि अब कंपनी के राइट्स को ख़त्म करना चाहिए तो वहाँ पे वो ख़त्म कर देते, और फाइनली वो वही किए भी। 1857 में कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया और 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, ठीक। चलिए अब एक एक करके चार्टर्स को देखते हैं। पहला हमारा क्या है, चार्टर एक्ट 1793 का, ठीक है। इसको देखते हैं, समझते हैं और एक एक पॉइंट्स को, इनके एक एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी 20 साल और बढ़ा दी गई। मतलब कि गवर्नमेंट ने कंपनी को परमिशन दे दिया कि आने वाले 20 सालों तक आप भारत में रहिए और आपके पास पूरा ट्रेड करने की मोनोपोली है, ठीक है। अब क्या, अब कंपनी अकेले ट्रेड करेगी और किसी भी यूरोपियंस को एंटर नहीं करने दी थी कंपनी, ठीक है। मतलब कि बाकी यूरोपियंस कंपनीज एकदम ना बराबर भारत में थी, सारी मोनोपोली ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थी, ठीक है। अब देखो, इस एक्ट से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल को और भी पावर्स दे दिया,
ठीक है। गवर्नर जनरल के पावर को और भी बढ़ा दिया। कैसे? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो कंट्रोल था उसको और इनक्रीज़ कर दिया। जब जो मद्रास मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर था वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज पे अब उनका कंट्रोल और भी बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब देखो सबसे मेन पॉइंट इस एक्ट का क्या है। इस एक्ट में ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ को जो सैलरी वगैरह मिलती थी, किसको, ये याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ को जो सैलरी दी जाती थी, क्या कहा, वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। और ये कब तक चला? 1909 तक। ठीक है। अब सोचिए, इसीलिए कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि ब्रिटेन सरकार ने इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर लिया ऐसे ही स्टेप्स लेकर के। ठीक है, समझ में आया? देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर ब्रिटेन गवर्नमेंट के थे, तो उन्हें सैलरी इंडियन रेवेन्यू से क्यों मिले, वो भी इतने लंबे वक्त के लिए, 1793 से लेकर के 1909 तक भारत का कितना वेल्थ उन्होंने ड्रेन कर लिया। ठीक है, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चार्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्टर हमारा क्या है? चार्टर ऑफ 1813। आइए देखते हैं इस चार्टर में ब्रिटेन सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए और इस चार्टर के कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले +20 ईयर्स वाला इसमें भी कर दिया गया। ठीक है, 20 ईयर्स की परमिशन मिल गई कि आप भारत में कंपनी 20 साल तक और रहे। लेकिन क्या किया, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस थे, टी और चाइना के साथ ये ट्रेड कर सकते थे और इनकी जो भी ट्रेड मोनोपोली थी ख़त्म कर दी ब्रिटेन सरकार ने। ठीक है, मतलब कि इन क्रक्स क्या हुआ समझो, कंपनी जो अकेले ट्रेड करता था वो अब ख़त्म कर दिया गया और भी यूरोपियंस अलाउड हो गए ट्रेड के लिए। लेकिन ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास ट्रेड मोनोपोली थी। ठीक, अब देखो जब सारे यूरोपियंस के लिए इंडिया खुल गया तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो भारत में अलाउड हैं, वो इंडिया जा सकते हैं। किस पर्पज़ के लिए? इनलाइटिंग द पीपल, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, वो अब भारत में आ सकते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये पॉइंट जरूर देखिएगा, वो क्या था, सरकार ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए इंडिया में। ठीक है, बट थी तो ब्रिटेन सरकार ना, तो भारतीयों के लिए इतना कैसे सोचेगी। ये जो एजुकेशन प्रमोशन था, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए जो पैसे ग्रांट किए गए थे वो वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोशन के लिए थे, ना कि इंडियन एजुकेशन। ठीक, तो अब तक हमने 2 चार्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमने ब्रिटेन गवर्नमेंट और कंपनी दोनों का माइंड क्या चल रहा था, दोनों के व्यूज़ क्या थे, वो हमने समझने की कोशिश की। ठीक, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चार्टर को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो ये चार्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत मेन काम हुआ है। ठीक है, और इसे यूपीएससी क्वेश्चंस कर भी लेती है। तो चलिए अब इसको ज़रा देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले इस चार्टर में ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, जो पूरी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। जो बचा हुआ था टी और चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। ठीक, अब कंपनी कॉमर्शियल बॉडी नहीं रह गई। ठीक है, आई मेन पर्पस तो कॉमर्स था ना, बट कॉमर्शियल बॉडी नहीं रह गई। अब क्या हो गई कंपनी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। ऐसा ब्रिटेन सरकार ने क्यों किया? देखो कंपनी भारत में आई तो थी, जो उसका मेन पर्पस था ट्रेड पर्पस था। ठीक है, लेकिन कंपनी अपने मोटिव मतलब कि ट्रेड की तरफ से डाइवर्ट होकर भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे लग गई। तो ब्रिटेन सरकार ने भी कंपनी का पूरा कॉमर्शियल फंक्शन ही खत्म कर दिया और कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ठीक है, अब और पॉइंट्स देखते हैं कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इस चार्टर में। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको, उनका जो अब पोस्ट है चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक, देखो इससे क्या हुआ, पहली बार भारत में कंपनी की पूरी टेरिटरी किसी एक पर्सन के अंडर में आ गई। अभी तो सब कुछ रीजनल था ना, कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के गवर्नर अलग अलग थे, बट अब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए। ठीक है, देखो सिविल और मिलिट्री पावर्स के साथ ही साथ इन्हें ब्रिटिश इंडिया के पूरा लेजिस्लेटिव पावर भी मिल गया। आप सोचो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको सिविल पावर, मिलिट्री पावर और लेजिस्लेटिव पावर, ये तीनों पावर्स इनको दे दी गई। ठीक है, इस चार्टर में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी लॉज बनाए जाते थे, ठीक है,
जो प्रीवियस एक्ट्स के थ्रू लॉज बनाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, बट इस एक्ट में जो लॉज बनाए गए उनको एक्ट्स कहा जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। इस एक्ट में सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए ओपन सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई और इंडियंस को भी इसमें अलाउड करने का अटेम्प्ट किया गया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब बस एक नाम की चीज़ थी, बस लिखा हुआ था, इंडियंस को कहीं पर जगह नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी रूल के लास्ट चार्टर को देखते हैं। लास्ट है क्या बताइए? चार्टर ऑफ 1853। ठीक, ये कंपनी रूल के लास्ट चार्टर है। इसका एक एक प्रोविज़न देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस चार्टर में क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कोई भी टाइम निर्धारित तो नहीं किया था, जैसे अभी तक 20-20 साल का एक्सटेंशन दे रहा था, बट इसमें कोई भी टाइम फिक्स्ड नहीं था। मतलब कंपनी को परमिशन दिया गया, ठीक है आप भारत में रहिए, लेकिन कब तक यह मेंशन नहीं किया गया था। जब भी गवर्नमेंट को कंपनी रूल ख़त्म करना रिलायबल लगेगा, सरकार कंपनी रूल को ख़त्म कर देगी। इसी वजह से जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसको रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार ने तुरंत ही कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया और वहाँ से क्राउन रूल शुरू हुआ, जो कि कब तक चला? क्राउन रूल कब तक चला था? 1947 तक। ठीक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल गई थी। ठीक है, इस चार्टर में पहली बार गवर्नर जनरल को क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था दोनों को बाइफरकेट किया गया, मतलब ये सेपरेट किया गया। देखो, अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल का सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, पीछे हमने देखा, बट इस चार्टर से गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। कितने मेंबर्स की? 6 मेंबर्स की। ठीक, समझ में आया? 6 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई गवर्नर जनरल की, तभी तो लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग, जिससे कि अब गवर्नर जनरल अपना दोनों फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग देखे और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग देखे। ठीक है, देखो, जो ओपन कंपटीशन की बात अभी पीछे हमने देखा 1833 के चार्टर में की गई थी, जो कि सिर्फ एक बात बंद के सीमित रह गई थी, उसे इस चार्टर में लाया गया और यहाँ से सिविल सर्वेंट का ओपन कंपटीशन सिस्टम के थ्रू सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इस चार्टर का लास्ट पॉइंट देखते हैं। गवर्नर जनरल की ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें लोकल पीपल, मतलब इंडियंस, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड किया गया। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जो 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स इंडियन होंगे, इंडियन प्रोविजन से अपॉइंट किए जाएंगे। देखो, देखने के लिए यहाँ से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियंस को इंक्लूड तो कर रही है हर जगह, बट इन्हें कोई भी पावर नहीं है। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास पावर वगैरह नहीं थे, सारे पावर्स गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही पास थे, जिसमें एक भी इंडियंस अभी तक अलाउड नहीं किए गए थे। ठीक है, देखो, इसके बाद क्या हुआ, 1857 में रिवॉल्ट हो गया। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत से रीज़न थे, बट जो सबसे रीसेंट और मेन रीज़न था वो ये था कि इंडियंस को ये पता चला कि जो कंपनी की आर्मी है वो जो कार्ट्रिज यूज़ कर रही है वह गाय और सुअर के मांस से बनी होती थी। ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा गलत था। इसके विद्रोह में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। ब्रिटेन गवर्नमेंट इस रिवॉल्ट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, जिससे ब्रिटेन सरकार ने डायरेक्टली कहा कि अब से भारत में कंपनी रूल ख़त्म हो गया और अब हम, मतलब कि गवर्नमेंट इंडिया को रूल करेगी। कौन गवर्नमेंट? ब्रिटेन गवर्नमेंट, जो कि इंडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया। आइए इस एक्ट के फीचर्स को देखते हैं और ब्रिटेन गवर्नमेंट का एम क्या था उसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले सरकार ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया और अब ये वायसराय होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, ये जो वायसराय होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनाए थे। ठीक है, उसके बाद जो डबल गवर्नमेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उसको ख़त्म कर दिया गया और एक नई ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, इनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल हो गया। ये सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठते थे और वहाँ से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल करते थे। ठीक, इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई।
15 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई गई इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट थी, गुड गवर्नेंस के नाम से भी बोली थी, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, वो हमने देख लिया कि ब्रिटिश सरकार के इसमें क्या क्या किया, ठीक है। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना किया उन्होंने, ऐसा नहीं था कि इंडियंस के लिए कुछ किया, जो चीज़ें चल रही थी उसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया, ठीक। अब हम क्राउन रूल के अगले स्टेप को देखते हैं और देखते हैं कि अब ब्रिटेन सरकार भारत में क्या क्या कर रही है, ठीक है। अभी तक तो कंपनी कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन सरकार की बारी। अब ब्रिटेन सरकार को ये लगने लगा कि इंडियंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दिया जाए, क्योंकि एक बार तो इंडियंस ने खुला रिवोल्ट वगैरह कर ही रखा था, कहीं फिर से अगेंस्ट होने लगे तो ब्रिटेन सरकार को दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिटेन सरकार यह सोचते हुए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक एक्ट लाए, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड किया गया, ठीक है। इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड किया गया, हालांकि यहाँ पर भी बहुत कुछ तो नहीं हुआ, बट हाँ इंडियंस को इंक्लूजन मिला ना। इंडियंस स्टार्टिंग में तो इसी में खुश थे, बट ये ध्यान दीजिएगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, इनके पास कोई भी पावर वगैरह नहीं था, ठीक। दूसरा मेन काम क्या हुआ, इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सेंट्रलाइज कर दिया गया था, 1773 से लेकर 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन चला था, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी का सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया था, वो अब फिर से मद्रास और बॉम्बे को रिटर्न किया गया, ठीक। जो उनका पावर था मद्रास और बॉम्बे को, उनका पावर रिटर्न किया गया, मतलब कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। और देखो क्या हुआ, इसमें वायसराय को ऑर्डिनेंस का पावर भी मिल गया, ये भी याद रखिएगा। किस एक्ट से मिला था ऑर्डिनेंस का पावर वायसराय को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि डिपार्टमेंट सबके अलग अलग हो गए, उनके इंचार्जेस भी अलग अलग हो गए, ठीक। देखो ये सारी बातें 1861 की, इसके बाद इंडियंस और जागरूक हो गए और भी ज़्यादा जगह काउंसिल्स में डिमांड करने लगे। अभी तक कुछ भी नहीं मिला, फिर इसमें थोड़ा बहुत एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ही सही, थोड़ा बहुत जगह थोड़ा सा ही सही मिला। अब इसके बाद इंडियंस और भी खुले और भी डिमांड करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन सरकार पे टेंशन इंक्रीज हुआ और वो फिर से एक नया एक्ट लाई, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट में ब्रिटेन सरकार ने इंडियंस को क्या क्या दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया, बट हाँ थोड़ा बहुत दिया। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके नंबर्स को इनक्रीज कर दिया, ठीक। पहला काम तो ये किया। अब सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को इनक्रीज ही नहीं किया, बल्कि उनके फंक्शंस को भी थोड़ा बहुत इनक्रीज किया, ठीक है। इस एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन का इनडायरेक्ट यूज भी शुरू हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड तो नहीं यूज हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था, बट इसका जो यूज़ था वो स्टार्ट हो गया था। कैसे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के सीट को फिल किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, यहाँ जो अभी हमने बताया, उसको इलेक्शन ही इनडायरेक्टली यूज़ करके किया गया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस को भी अच्छे से देखा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड मॉर्ले थे, वो सेक्रेटरी फॉर स्टेट के पोस्ट पे थे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सेक्रेटरी फॉर स्टेट का जो पोस्ट था उस पे थे, और लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे, ठीक है। तो आइए अब इस एक्ट के फीचर्स को देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहला फीचर इस एक्ट का क्या था, जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं ना, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ा थोड़ा करके इंडियंस को जगह मिलने लगी। अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही साइज था उसको ही इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज का एरो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसी का साइज इंक्रीज कर दिया गया। अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 16 मेंबर्स थे, ठीक, बट इनको इंक्रीज करके क्या किया गया, 60 मेंबर्स कर दिए गए, ठीक है। और इंडियंस को और भी इंक्लूजन दिया गया, ठीक।
देखो, अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को जगह मिली थी, कोई भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह नहीं मिली थी। बट इस एक्ट से अब वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें एक इंडियंस को भी अलाउड कर दिया गया। ठीक, पहले कौन इंडियन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कैसे ज्वाइन किए थे? एज अ लॉ मेंबर। ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, देखो इस एक्ट में मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी रीज़न से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि मिंटो के टाइम में ये आया था ना। ठीक है, अब देखो इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाले डिसीजन से बहुत सारे इंडियंस नाराज़ थे, क्योंकि ये ब्रिटेन गवर्नमेंट की साजिश थी, ना कि वो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये उनका साजिश था, वो मुस्लिम्स को डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे थे। बट मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे करके हमारा सपोर्ट किया जा रहा है। इसके 10 साल बाद ही ब्रिटेन गवर्नमेंट ने फिर से एक नया एक्ट पास किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। ठीक है, और यह मॉन्टेन्ग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानते हैं। ठीक, देखो इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया। अब इसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में, पहले तो सेंटर और प्रोविंस का अलग अलग किया गया सब्जेक्ट्स को, और इसके बाद प्रोविंस के प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था उसको दो पार्ट में किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ठीक, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर और उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स करती थी। ये ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके अंडर में था? गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर में था। और रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा इंडियंस तो थे नहीं, एक ही इंडियंस अभी तक अलाउड किए गए थे। ठीक है, तो ये जो दो हो गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या कहा जाने लगा? डायरकी, मतलब कि डायरकी का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू पहली बार बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वायसराय के काउंसिल में अभी तक एक ही इंडियंस अलाउड थे, बट इस एक्ट से क्या हुआ? 3 इंडियंस को अलाउड कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी 1909 में एक ही इंडियंस को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्लेस दिया गया था, बट 10 साल बाद ही 1919 के एक्ट में 3 इंडियंस वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउड हो गए। ठीक है, देखो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, इस एक्ट से उसको और बढ़ा दिया गया। इसमें कौन कौन हो गए? सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस भी। इंडियन क्रिश्चियंस, इन लोगों को भी ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्रिश्चियंस, इनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। देखो फ्रेंचाइजी भी ग्रांट की गई, बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही। किसके बेसिस पे ये था? प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, इन सारे बेसिस पे फ्रेंचाइजी भी ग्रांट की गई। एक ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक ऑफिस का स्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, जो कि सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया की हेल्प करेगा। इस एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये याद रखिएगा, पीएससी का स्टैब्लिशमेंट इससे हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस एक्ट से सेंट्रल बजट को बाइफरकेट किया गया। प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट, मतलब कि जो बजट था दो पार्ट में बाइफरकेट हो गया, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट। ठीक है, देखो ब्रिटेन सरकार ने इसमें क्या कहा था, इस एक्ट के 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन होगा, जो कि इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी सरकार के सामने, ब्रिटेन सरकार के सामने, कि भारत में ये जो एक्ट लाया गया वह सही से काम किया या नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे हुआ क्या क्या 10 साल बाद ये कमेटी बनी, जो कमीशन इसमें कहा गया था कि 1919 के 10 साल बाद बनेगा, क्या वो कितने देर में बना, कितने साल में बना, 10 साल में बना, ये क्या हुआ? ठीक है, 10 साल तो नहीं बीता, 8 ही साल के अंदर
साइमन कमीशन का गठन हो गया। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसका गठन कब हुआ? 1927 में। वैसे 10 साल 1929 होता, बट 8 ही साल बाद इसका गठन कर दिया गया। ठीक, जिसे क्या कहा गया? साइमन कमीशन। यह कमीशन 7 मेंबर्स की कमेटी थी। 7 मेंबर्स का कमीशन था, जिसमें हेड कौन था? सर जॉन साइमन। इसे इंडियंस के द्वारा पूरा अपोज किया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ठीक, इस कमीशन ने ब्रिटेन सरकार को कुछ रिकमेंड भी किया। इस कमीशन ने ब्रिटेन सरकार को कहा, कुछ रिकमेंडेशन दिया कि ये सारी चीज़ें करिए। आइए एक एक करके रिकमेंडेशन देखते हैं। जो अभी पीछे डायरकी था, इसने क्या बोला? इस कमीशन ने क्या बोला कि उस डायरकी को एबॉलिश करिए, ख़त्म करिए। ठीक है, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन को भी कहा। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे? प्रोविंसेस में। ठीक, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसके एक्सटेंशन की बात की, मतलब कि उसको और लोगों को भी दीजिए, उसको एक्सटेंड करिए, क्योंकि जानते थे फूट डालो राज करो वाला काम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, ब्रिटेन गवर्नमेंट कमीशन के प्रपोजल को मानते हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, जिसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इस डिस्कशन के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लिया गया, जिसे 1935 के एक्ट में इम्प्लीमेंट भी करवाया गया। अगस्त 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आया। किसके द्वारा आया? जो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। पीएम कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इनके द्वारा ये कम्युनल अवार्ड आया। इससे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए बस नहीं था, बल्कि इसको और एक्सटेंड कर दिया इसमें। ठीक है, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। कम्युनल अवार्ड क्या किया? जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था वो और भी एक्सटेंड कर दिया। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। गांधी जी इस एक्सटेंशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, और यरवदा जेल में उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया। ठीक, वो बोले कि मैं मतलब जब तक ये कम्युनल अवार्ड हटाया नहीं जाता, तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए यहीं जेल में ही रहूँगा। उस टाइम पे वो जेल में थे, तो बोले तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए ही रहूँगा। ठीक, इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदुओं का जो जॉइंट इलेक्टोरेट था फिर से आ गया। मतलब कि ये जो अलग अलग हो गए थे इलेक्टोरेट, वो फिर से एक में हो गए, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट भी रिजर्व कर दी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? हिंदुओं में आपस में कोई डिवीज़न भी नहीं हुआ, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक स्टेप भी ले लिया गया। ठीक, अब इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह सबसे ज़्यादा लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट लाया गया था ब्रिटेन सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल दिए गए थे। ठीक, 321 सेक्शन। ठीक है, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। ठीक, आइए इस एक्ट के मेन फीचर्स को देखते हैं। ये एक्ट सेंटर और प्रोविंस के बीच में जो पावर था वो डिवाइड किया। कैसे? फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू। ठीक, सबका अलग अलग लिस्ट बन गया, पावर सबकी अलग अलग कर दी गई। ठीक है, जो डायरकी प्रोविंस में अभी तक थी उसको एबॉलिश किया गया, और सेंटर में डायरकी लाया गया। ठीक, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सर्वे सब्जेक्ट प्रोविंस में था उसको वहाँ से ख़त्म किया गया प्रोविंसेस में, और सेंटर में इसको लाया गया। ठीक है, पूरे 11 प्रोविंस उस टाइम थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में से बाईकैमरलिज्म लाया गया। 11 में से 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म आया। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाया गया, विमेंस और लेबर को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, जो लेबर क्लास, डिप्रेस्ड क्लास थे, विमेंस थे, उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जो पहले फ्रेंचाइजी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी उसको बढ़ा दिया गया। अब टोटल पॉपुलेशन का 10% को फ्रेंचाइजी दे दी गई। ठीक है, जितना भी टोटल पॉपुलेशन था उसका अप्रॉक्स 10% पीपल को वोटिंग राइट मिल गया। ठीक, अब आरबीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। किस लिए? कंट्री की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन फीचर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या हुआ? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? क्लेमेंट एटली ने एक डिक्लेरेशन पास किया, जिसमें क्या था कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटेन रूल खत्म कर दिया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 30 जून 1948 को ब्रिटेन रूल खत्म कर दिया जाएगा, और जो सारी पावर्स वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो इंडियंस के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक, इस
अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग का कंट्री के पार्टीशन का डिमांड और बढ़ गया। अब फिर से 3 जून 1947 को ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है वो देश के उस पार्ट में अप्लाई नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और उसी दिन उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्होंने पार्टीशन प्लान भी लाया जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। यह प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। प्लान को इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाया गया। ठीक है, तो चलिए अब एक्ट के मेन फीचर्स को देखते हैं और समझते हैं। ठीक, ये हमारा लास्ट एक्ट होगा, देखते हैं। इससे भारत को पूरी तरह ब्रिटिश रूल से आज़ाद कर दिया गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 से इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट 15 अगस्त 1947 से भारत को डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, इससे इसमें इंडिया का पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान, 2 डोमिनियन स्टेट्स में। ठीक है, वायसराय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक, दोनों डोमिनियन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को परमिशन मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का और उसको एक्सेप्ट करने का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो वो था पोस्ट था उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। ठीक, और देखो इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे, जो भारत में प्रिंसली स्टेट थे वो फ्री थे। वो या तो जो दोनों डोमिनियन है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी को एक्सेप्ट करें या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया था कि जब तक दोनों डोमिनियन स्टेट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो गवर्न होंगी। ठीक है, 14-15 मिडनाइट में ब्रिटिश रूल खत्म किया गया। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान को पावर वगैरह ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने न्यू डोमिनियन के। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था 1946 में, वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट बनी। ठीक, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि आखिर कैसे ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को एडमिनिस्टर करने के लिए जो एक्ट्स लाए गए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मददगार हुए, उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे इन्फ्लुएंस पड़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कौन सी चीज़ें बनी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, कैसे वर्क किया, कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज़ वगैरह को देखेंगे। ठीक, सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।